एपिसोड 56 अभिमन्यु अवंतिका की पहली मुलाकात। अभिमन्यु उस राजकुमार को कम आंक रहा था जबकि वो राजकुमार तलवारबाजी में निपुण था। अभिमन्यु ने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा तलवारबाजी उस राजकुमार को आती थी। अभिमन्यु का एक भी वार उसने खुद को नहीं लगने दिया। अभिमन्यु के मरने से पहले ही उसने अभिमन्यु का हर वार अपने तलवार से रोक लिया, जिसे देखकर अभिमन्यु की आंखें और ज्यादा हैरान थी। अभिमन्यु इतना तो समझ गया कि जितना ये दिखने में छोटा है उतना है नहीं। अब आगे उस राजकुमार और अभिमन्यु में युद्ध होता रहा। न तो राजकुमार हार मानने के लिए तैयार, अभिमन्यु उसने तो कभी हार का सामना किया ही नहीं था। सच में अभिमन्यु एक शूरवीर योद्धा था और उसे आज हैरानी भी थी कि वो एक ऐसे राजकुमार से टकराया जो भावी शूरवीर योद्धा हो सकता था। दोनों की तलवार से तलवार टकरा रही थी। अभिमन्यु ने लड़ते हुए कहा, अंडस्को, सच में तुम तो एक शूरवीर योद्धा हो। अभिमन्यु से दोस्ती करोगे? उस राजकुमार ने कहा, अंडस्को, अगर थक गए हो तो हार मान लो, बातें मत बनाओ। राजकुमार की ऐसी बातें तो अभिमन्यु को और ज्यादा हैरान करती थी। सच में राजकुमार अभिमन्यु को टक्कर दे रहा था और सम्राट के अलावा आज तक किसी ने भी अभिमन्यु को टक्कर नहीं दी थी। लड़ते लड़ते एक और पहर बीत गया, लेकिन दोनों में से किसी ने भी हार नहीं मानी। लेकिन अभिमन्यु समझ गया था कि वो राजकुमार धीरे धीरे थकने लगा है। जो भी था, अभिमन्यु उस राजकुमार से शरीर में दुगुना था और वो राजकुमार दिखने में बिल्कुल हल्का फुल्का सा। अभिमन्यु को यकीन हो गया कि ये राजकुमार हारने वाला नहीं है, बेशक लड़ते लड़ते इसका शरीर बुरी तरह थक जाए। इस पर अभिमन्यु ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसे एक ही झटके में हराने की सोची। अभिमान ने अपनी पूरी ताकत के साथ उसकी तलवार पर अपनी तलवार मारी। राजकुमार भी खुद को बचाने के लिए घूम गया। अभिमन्यु ने अपना एक हाथ पकड़कर उसकी पगड़ी को छूना चाहा तो उसकी पगड़ी उतरकर अभिमन्यु के हाथ में आ गई और अभिमन्यु की आंखें खुली की खुली रह गई। राजकुमार नहीं बल्कि एक लड़की थी, उसकी खुले बाल अब भी हवा में लहरा रहे थे। अभिमन्यु को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि पिछले एक पहर से वो एक लड़की से लड़ रहा है और वो लड़की हार मानने के लिए तैयार भी नहीं। अभिमन्यु अब भी हैरानी से उस लड़की को देख रहा था। फिर लड़की ने हवा में तलवार घुमाकर कहा, अंडस्को, क्या हुआ राजकुमार, अब नहीं लड़ना? अभिमन्यु ने अपनी तलवार रखते हुए कहा, अंडस्को, मुझे नहीं पता था कि तुम लड़की हो, वरना मैं तुमसे लड़ता ही नहीं, क्योंकि अभिमन्यु लड़कियों पर वार नहीं करता। इतना कहकर अभिमन्यु अपनी तलवार लेकर जाने लगा। उस लड़की ने पीछे से अभिमन्यु को ललकारते हुए कहा, अंडस्को, डर गए राजकुमार, आप लड़कियों पर वार नहीं करते, लेकिन अवंतिका ने ऐसा कोई नियम नहीं पाल रखा। इतना कहकर अवंतिका अभिमन्यु पर वार करने लगी तो अभिमन्यु ने पलटकर उसका वार अपनी तलवार से रोक दिया और फिर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अंडस्को, इसमें दो राय नहीं कि तुम सच में एक वीरांगना हो, लेकिन तुमसे लड़ना अभिमन्यु के नियम के खिलाफ है। अब जाओ अपनी सखियों के साथ बगीचे में आंख मिचौली खेलो, तलवार चलाना तुम्हें शोभा नहीं देता, इन कोमल हाथों को इतना कष्ट मत दो। अभिमन्यु ने अवंतिका को हल्का सा धक्का दिया और अवंतिका 2 कदम पीछे हट गई। अभिमन्यु जाने लगा। अवंतिका ने फिर कहा, अंडस्को, राजकुमार, आप ऐसे नहीं जा सकते, आपको युद्ध तो करना पड़ेगा, या तो हार मान लीजिए या फिर युद्ध को पुनः आरंभ कीजिए। अवंतिका की बात सुनकर अभिमन्यु रुक गया और फिर पलटकर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, अंडस्को, अब मैं चाहूं भी तो तुमसे लड़ नहीं पाऊंगा, मेरी तलवार अब तुम्हें मारने के लिए उठेगी ही नहीं। ये तो आप बहाना बना रहे हैं, अवंतिका ने गुस्से में कहा। अवंतिका की बात सुनकर अभिमन्यु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अभिमन्यु ने कहा, अंडस्को, जो समझना है समझ लीजिए। इतना कहकर अभिमन्यु चलकर अपने घोड़े तक आ गया था, लेकिन अवंतिका को ऐसे युद्ध बीच में छोड़ना अच्छा नहीं लग रहा था। वो आज अभिमन्यु को हराना चाहती थी। अवंतिका ने अभिमन्यु के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था और अभिमन्यु को हराकर अवंतिका को एक अलग ही संतुष्टि का आभास होता, लेकिन अब अभिमन्यु ने तो युद्ध बीच में छोड़ दिया। अभिमन्यु अपने घोड़े पर बैठ गया और अवंतिका की तरफ देखकर बोला, अंडस्को, रात होने वाली है, अब वापस चली जाओ। लड़कियों को रात को बाहर नहीं भटकना चाहिए। जानती हो ना, उस जंगल में 2 सिंग वाला एक राक्षस है जो तुम जैसी सुंदर लड़कियों को उठाकर ले जाता है। ये बात बोलते हुए अभिमन्यु के चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान थी, जबकि अवंतिका अभिमन्यु की बातों से बुरी तरह चिढ़ गई। अवंतिका भी गुस्से में बोली, अंडस्को, हम किसी राक्षस से नहीं डरते और तुम्हारे जैसे से भी नहीं। अवंतिका ने सीधा तौर पर अभिमन्यु को राक्षस कहा था और ये बात अभिमन्यु समझ भी गया था। अभिमन्यु ने अपने घोड़े की लगाम को पकड़ते हुए कहा, अंडस्को, अवंतिका राक्षस नहीं हूं मैं, हाँ, पर किसी राजकुमारी का राजकुमार जरूर बन सकता हूँ। इतना कहकर अभिमन्यु ने घोड़ा मोड़ दिया। अवंतिका खड़े हुए अभिमन्यु को देख रही थी और गुस्से में खुद में ही बड़बड़ा रही थी, अंडस्को, बहाना मार कर चले गए, नहीं तो आज हरा देती। अभिमन्यु का घोड़ा थोड़ा दूर ही दौड़ा था कि उसने अपने घोड़े को मोड़कर वापस अवंतिका के पास आया और उसे देखकर बोला, अंडस्को, यही महादेव के मंदिर में तुम्हारा कल इंतजार करूंगा, जरूर आना। अवंतिका गुस्से में बोली,
अंडरस्को, मैं नहीं आऊंगी, लेकिन अगर युद्ध के लिए बुला रहे हैं तो जरूर आ जाऊंगी। अभिमन्यु ने कहा, अंडरस्को, मुझे अब तुमसे युद्ध नहीं करना है, प्रेम करना है, मैं इंतजार करूंगा, जरूर आना। इतना कहकर अभिमन्यु वहां से चला गया और अवंतिका अभिमन्यु को हैरानी से जाते हुए देख रही थी। अवंतिका सच में एक वीरांगना थी, उसने कभी भी प्रेम की बातें किसी के साथ नहीं की थी। अवंतिका की सखियां भी अवंतिका से ऐसी बातें नहीं करती थी, क्योंकि सब अवंतिका के व्यवहार से परिचित थी। लेकिन आज अभिमन्यु ने एक ही पंक्ति में अपने दिल की बात कह दी। अवंतिका के दिल में एक हल्की सी घबराहट हुई, लेकिन उसने अपनी घबराहट को नियंत्रण कर लिया। फिर अपने घोड़े के पास आकर अपने घोड़े को देखकर बोली, अंडरस्को, सूर्य, तूने सुना ना राजकुमार क्या बकवास करके गए हैं? ये सारे राजकुमार एक जैसे होते हैं, जब हारने लगे तो बहाना मारकर चले गए हैं। चलो हम भी घर चलते हैं, पिताश्री इंतजार कर रहे होंगे। अवंतिका घोड़े पर बैठ गई और फिर उसने अपना घोड़ा दौड़ा दिया। पुनर्जन्म एंड। अभिमन्यु ने अभी तक सिर्फ 20 कदम की दूरी तय की थी। अवंतिका अभी अभिमन्यु की गोद में थी। अभिमन्यु को समझ नहीं आ रहा था कि उसे ये सब क्या याद आया है। क्या उसने ये सब किसी मूवी में देखा है? वो अब भी अपने पूर्वजन्म को लेकर शो नहीं था। बेशक वो आत्मा पर विश्वास करता था, लेकिन पुनर्जन्म, इस पर तो उसे कभी यकीन नहीं था। लेकिन अभिमन्यु की पुनर्जन्म की यादें उसे हिट कर रही थी। उसे याद आ गया था कि वह सबसे पहली बार अवंतिका से इसी मंदिर में मिला था। लेकिन अभिमन्यु ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि उसे पुनर्जन्म की बातें याद आ रही है। अवंतिका इस हालत में नहीं थी कि वह अभिमन्यु से बात कर सके। अभिमन्यु का दिमाग खराब हो रहा था। अभिमन्यु जैसे तैसे अवंतिका को महादेव की मूर्ति के सामने ले आया। अवंतिका ने हल्की सी आंखें खोलकर कहा, अंडरस्को, राणा साहब उतार दीजिए। अभिमन्यु ने अवंतिका को उतार दिया। अवंतिका एक बड़े सी पिलर से टेक लगाकर बैठे गई। अवंतिका बोली, अंडरस्को, राणा साहब आप चले जाए, 7 दिन बाद मैं हवेली वापस आ जाऊंगी। अवंतिका की बात सुनकर अभिमन्यु की आंखें फैल गई। अभिमन्यु ने कहा, अंडरस्को, तुम पागल हो गई हो, मैं तुम्हें ऐसी सिचुएशन में छोड़कर नहीं जा सकता, और तुम यहाँ क्यों आई हो? हवेली चलो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। इस पर अवंतिका बोली, अंडरस्को, आप समझ नहीं रहे राणा साहब, मैं दवाई लगाने से ठीक नहीं होंगी, उसके लिए मुझे तप करना होगा। अब आप जाइए यहाँ से। अभिमन्यु बोल, अंडरस्को, अवंतिका तुम जानती हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ। 7 दिन तो मेरे लिए बहुत ज्यादा हो जाएंगे। मुझे अभी अपने सवालों का जवाब चाहिए, वरना मेरा सिर फट जाएगा। इस बार अवंतिका ने कहा, अंडरस्को, थोड़ा सा और सब्र कीजिए राणा साहब, अभी फिलहाल मैं इतना ही कह सकती हूँ कि कल रात आपने जो देखा वो सब सच था। अभिमन्यु कुछ बोलता उससे पहले ही अवंतिका ने अभिमन्यु की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को, चले जाए राणा साहब, मेरी बात मान लीजिए, मैं ठीक हो जाऊंगी, लेकिन अगर आप यहाँ रहेंगे तो शायद कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी। कृपया मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए और चले जाए। 7 दिन बाद आपको हवेली में मिलूंगी। अभिमन्यु का मन अवंतिका को ऐसे छोड़कर जाने का नहीं था, लेकिन अवंतिका ने अभिमन्यु से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की। इसके चलते अभिमन्यु अवंतिका को वहां छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गया। अभिमन्यु ने कहा, अंडरस्को, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ये तो मैं भी समझ गया कि तुम कोई आम लड़की नहीं हो, लेकिन वादा करो कि वापस आने पर मुझे सारी बातें बताओगी, सब सच सच बताओगी। इतना कहकर अभिमन्यु ने अवंतिका की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। अवंतिका ने हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा, अंडरस्को, वादा करती हूँ जितना मुझे पता है मैं आपको बता दूंगी, लेकिन कृपया अभी आप यहाँ से चले जाए। मैं नहीं चाहती मेरी तप में कोई विघ्न पड़े, और अगर मैंने तप नहीं किया तो मेरी शक्तियाँ क्षीण हो जाएंगी। अभिमन्यु का मन अवंतिका को छोड़कर जाने का बिल्कुल नहीं था, लेकिन न जाने क्यों अभिमन्यु भी जानता था कि इस वक्त अवंतिका को अकेला छोड़ना ही सही होगा। अभिमन्यु ने उस मंदिर से जाने लगा, लेकिन फिर कुछ सोचकर वापस आया और आते ही उसने अवंतिका को गले लगा लिया। अवंतिका का गला भर आया, लेकिन अपने श्राप से मजबूर उसकी आंखों में पानी नहीं आया। अवंतिका अभिमन्यु के प्यार को महसूस करना चाहती थी, लेकिन कर नहीं सकती थी, जबकि अभिमन्यु उसने पूरी तरीके से अपना प्यार अवंतिका पर लुटाना शुरू कर दिया था। अभिमन्यु थोड़ा दूर हुआ, उसने अवंतिका के माथे को चूम कर कहा, अंडरस्को, अवंतिका मैं हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, खुद को कभी अकेले मत समझना। अवंतिका ने अभिमन्यु की आंखों में आंखें डालकर हाँ में गर्दन हिला दी। अभिमन्यु ने एक बार फिर अवंतिका के माथे को चूमा और फिर वहां से चला गया। अभिमन्यु के जाते ही अवंतिका ने महादेव की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े और आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। अभिमन्यु बाहर अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया। इस वक्त अभिमन्यु का सच में जाने का मन नहीं था। वो तो अपनी अवंतिका को अपने साथ रखना चाहता था, लेकिन मजबूर था। कुछ सोचकर अभिमन्यु ने अपनी गाड़ी स्टार्ट कर दी और वहां से चला गया। अभिमन्यु ड्राइव कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में 1000 सवाल घूम रहे थे कि अवंतिका जीवित है या मृत, या एक आत्मा है। क्या सच में अवंतिका सम्राट को हमेशा बचाती है?
लेकिन सम्राट, उसे वो औरत लेने की मांग क्यों करती है? आखिर दादाजी हम सबसे क्या छुपा रहे हैं? न जाने ऐसे कितने ही सवाल अभिमन्यु के मन में घूम रहे थे। अभिमन्यु पहले ही इतने सवालों के बीच खड़ा था, ऊपर से उसका पुनर्जन्म याद आना। अभिमन्यु का दिमाग पूरी तरीके से खराब हो रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो इतना समझ गया था कि अवंतिका उसके हर सवाल का जवाब है। लेकिन फिलहाल अवंतिका भी उससे किसी सवाल का जवाब देने के लिए सक्षम नहीं है। अवंतिका भी तब करना चाहती थी और वो कर ही रही थी। अभिमन्यु ने भी अपनी फीलिंग्स को जैसे तैसे कंट्रोल किया और हवेली आ गया। क्या अभिमन्यु पुनर्जन्म पर विश्वास कर पाएगा? क्या अवंतिका वापस आने पर अभिमन्यु के सवालों का जवाब देगी? एपिसोड 57, वह आत्मा हो या मनुष्य। अभिमन्यु का दिमाग पूरी तरीके से खराब हो रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो इतना समझ गया था कि अवंतिका उसके हर सवाल का जवाब है। लेकिन फिलहाल अवंतिका भी उससे किसी सवाल का जवाब देने के लिए सक्षम नहीं है। अवंतिका भी तब करना चाहती थी और वो कर ही रही थी। अभिमन्यु ने भी अपनी फीलिंग्स को जैसे तैसे कंट्रोल किया और हवेली आ गया। ए फ्लैट आगे। वहीं दूसरी तरफ सम्राट को जब घर लेकर आए तो वह बुरी तरह घायल था। सृष्टि अभी मंदिर में बैठी हुई थी, इसीलिए उसे पता नहीं चला कि कब सम्राट घर आया। दादाजी के कहने पर दो नौकरों ने सम्राट को उसके कमरे में जाकर लेट दिया और उसकी चोट पर दवाई लगा दी। दादाजी फिर मंदिर में आए और उन्होंने दादी के कंधे पर हाथ रखा। रत्नावती ने दादाजी की तरफ देखा तो दादाजी ने पलकें झपका दी। दादी ने फिर सृष्टि के सिर पर हाथ रखकर कहा, अंडस्को, सृष्टि उठ जाओ, अब जाकर आराम कर लो, सम्राट भी वापस आ गया है। कल रात दादी ने सृष्टि से बस इतना कहा कि वह आकर उसके साथ पूजा कर ले। सृष्टि को बाकी इसके अलावा कुछ नहीं पता था और ना ही सृष्टि ने दादी जी से कुछ भी पूछने की हिम्मत की। सृष्टि दादा दादी के पैर छूकर अपने कमरे में चली गई। सृष्टि जब कमरे में आए तो सम्राट में बेसुध सा बेड पर लेटा हुआ था, लेकिन उसके हाथ पैरों की चोट देखकर सृष्टि का दिल घबराने लगा। सृष्टि धीरे धीरे सम्राट के पास आए। उसने जैसे ही सम्राट की चोट को छुआ, उसकी आंखों से एक आंसू बह गया। वह जानना चाहती थी कि सम्राट को चोट कैसे लगी, इसलिए वह फिर से नीचे गई। उसने दादी से जाकर पूछा, अंडस्को, दादी, उन्हें चोट कैसे लगी? डॉक्टर जी के हाथ पैर पर चोटों के निशान कैसे आए? इस पर दादी बोली, अंडस्को, कुछ नहीं, कल रात तेरे दादाजी सम्राट को लेकर जंगल में चले गए। तुम तो जानते ही हो ना कि इस हवेली में कोई पीता नहीं है, इसीलिए तेरे दादाजी सम्राट को लेकर जंगल में चले गए और वही दादा पोते ने थोड़ी सी पी ली और सम्राट आते हुए गिर गया, बस उसी के निशान है। सृष्टि बहुत भोली थी, उसने दादी की बात को सच मान लिया और फिर वो ऊपर आ गई। लेकिन सम्राट की चोट के निशान सृष्टि से देखे नहीं जा रहे थे, उसके आंसू अब भी बह रहे थे। सृष्टि भी धीरे धीरे सम्राट के पास लेट गई और रोते रोते सो गई। अभिमन्यु भी हवेली के अंदर आ गया था। उसने एक नज़र दादाजी को देखा और फिर सोचा कि क्यों ना मैं दादाजी से पूछ लूं। लेकिन फिर उसे लगा कि अगर वह दादाजी से पूछेगा तो दादाजी उसे कुछ नहीं बताएंगे। अभिमन्यु ने कल रात जो कुछ भी देखा था वह उसकी सोच से बहुत परे था। अभिमन्यु को यकीन नहीं आ रहा था कि हर महीने सम्राट ये सब झेलता है और उसे पता भी नहीं। अभिमन्यु फिर अपने कमरे में गया और बेचैनी से चक्कर लगाने लगा। युवराज तो पूरी रात सोया था, उसे तो खबर ही नहीं थी कि कल रात क्या हुआ। अभिमन्यु को बहुत बेचैनी हो रही थी। फिर कुछ सोचकर अभिमन्यु सम्राट के कमरे में चला गया। अभिमन्यु ने देखा सम्राट सृष्टि को खुद में समेट कर सो रहा है। न जाने क्यों उन दोनों को इतना प्यार से सोता हुआ देखकर अभिमन्यु के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। उसने मन ही मन कहा, अंडस्को, महादेव करे कि इन दोनों का प्यार ऐसे ही बना रहे, इन दोनों के प्यार के बीच में कोई ना आए, और अगर कोई आएगा तो अभिमन्यु उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, चाहे वह आत्मा हो या मनुष्य। अभिमन्यु वापस अपने कमरे में आ गया। अभिमन्यु को नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में बार बार रात को हुआ हादसा घूम रहा था। अवंतिका का बंजारन से लड़ना, अवंतिका का सम्राट के शरीर से बाहर आना, ये सब कुछ अभिमन्यु की नींद उड़ाने के लिए काफी था। अभिमन्यु को बहुत ज्यादा हैरानी हो रही थी। उसे यकीन नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। अभिमन्यु के सारे सवालों का जवाब अवंतिका के पास थे और अवंतिका 7 दिन बाद हवेली आती। कुछ देर खुद से लड़ झगड़ने के बाद अभिमन्यु की नज़र उन तलवार पर गई जो उन्हें आज ही मिली थी। अभिमन्यु ने एक तलवार उठाए और उसे ध्यान से देखने लगा। अभिमन्यु को याद आया कि यह तलवार उसी की है। उसने फिर अवंतिका की तलवार उठाई। दोनों तलवार में थोड़ा सा ही डिफरेंस था, बाकी दोनों देखने में एक जैसी थी। दोनों की धार एक जैसी थी, दोनों में एक ही चीज गुदी हुई थी। अभिमन्यु ने वह तलवार फिर से रख दी। अभिमन्यु के सिर में दर्द होने लगा। अभिमन्यु धीरे धीरे युवराज के पास ही लेट गया और कुछ ही देर में वह भी नींद की आगोश में चला गया। आखिर अभिमन्यु था तो मनुष्य ही, उसे थकावट होती थी और पूरी रात जो उसने देखा उसके चलते तो उसका दिमाग भी थक गया था और अब उसे आराम की सख्त जरूरत थी। कल रात के बाद सबने हवेली में आराम किया।
शाम के करीब 5 बजे सम्राट की आंखें धीरे धीरे खुली। सम्राट ने अपने शरीर में दर्द को महसूस किया और तभी उसकी नज़र अपने पास सोई हुई सृष्टि पर पड़ी। सृष्टि का चेहरा देखकर कुछ सेकंड के लिए सम्राट अपना दर्द भूल गया और फिर उसने झुककर सृष्टि के होठों को चूम लिया। सम्राट ने ऐसा क्यों किया था वह भी नहीं जानता था, लेकिन सृष्टि जब उसके करीब होती थी तो सम्राट को एक अलग ही सुकून मिलता था। सम्राट के ऐसे करने से सृष्टि की आंख भी खुल गई। सृष्टि और सम्राट इस वक्त दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। सम्राट ने न जाने क्यों फिर से झुककर सृष्टि की गर्दन पर किस कर दिया और सृष्टि के शरीर में सनसनी सी दौड़ गई। वहीं दूसरी तरफ सक्षम, जो कि गार्डन में खड़ा था, उसकी मुठिया कस गई, उसकी आंखें लाल हो गई और तभी उसके सामने एक पेड़ पर उल्लू आकर बैठ गया। सक्षम उस उल्लू को गुस्से में घूर रहा था और उस उल्लू ने सक्षम से कहा, अंडरस्को, प्रकृति ने उन दोनों का मिलन लिखा हुआ है और तुम कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए अपना गुस्सा बचाकर रखो, आगे काम आएगा। सक्षम ने भी दांत पीसते हुए कहा, अंडरस्को, चाहे जो हो जाए मैं सृष्टि और सम्राट का मिलन नहीं होने दूंगा। अगर उन दोनों का मिलन हो गया तो सम्राट को सुरक्षा कवच मिल जाएगा, जो मैं होने नहीं दूंगा। उस उल्लू ने भी सक्षम से कहा, अंडरस्को, तुम कुछ भी कर लो, लेकिन उन दोनों का मिलन तो होकर ही रहेगा। बेहतर होगा कि तुम उन्हें हराने का कोई दूसरा मार्ग खोजो, क्योंकि तुम चाहकर भी उन दोनों के प्रेम के बीच में नहीं आ सकते। उन दोनों का प्रेम जन्मों जन्मों तक का है। आज नहीं तो कल सम्राट सृष्टि को स्वीकार कर ही लेगा और जिस दिन सम्राट ने सृष्टि को स्वीकार कर लिया उस दिन आदि से ज्यादा समस्या का हल हो जाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। सक्षम ने उल्लू की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को, मैंने तुम्हें यहाँ सम्राट के गुणगान गाने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि इसलिए बुलाया है ताकि तुम मुझे पता करके बताओ अवंतिका कहाँ है। आप जाओ यहाँ से और जितनी जल्दी हो सके अवंतिका को खोजो। हमारे पास यही 7 दिन है। अगर इन 7 दिनों हमने अवंतिका को ढूंढ लिया तो उसे मारना आसान हो जाएगा, लेकिन अगर उसने ये 7 दिन फिर से तपस्या कर ली तो उसकी खोई हुई शक्तियाँ वापस मिल जाएगी। इस पर उल्लू ने सक्षम की तरफ देखकर हंसकर कहा, अंडरस्को, तुम ना तब अवंतिका से जीते थे और ना ही अब जीतोगे, फिर भी कोशिश करते हो, अच्छी बात है। जाता हूँ और देखता हूँ अवंतिका कहाँ होगी। लेकिन पहले ही बता देता हूँ, ना मुझे अवंतिका पहले मिली थी और ना ही इस बार मिलेगी। सक्षम ने गुस्से में उल्लू को देखकर कहा, अंडरस्को, मैं अपनी आंखों से तुम्हें जलाकर राख कर दूं, उससे पहले मेरी नजरों से दफा हो जाओ और जाकर अवंतिका को ढूंढो। उल्लू ने भी गर्दन झुकाए और उड़कर चला गया। दूसरी तरफ सम्राट सृष्टि के साथ कुछ हद तक आगे बढ़ गया था। सृष्टि भी सम्राट की छूहन को महसूस कर रही थी। उसके हाथ भी सम्राट की कमर पर कसे हुए थे। वही सम्राट धीरे धीरे सृष्टि की खुशबू में डूब रहा था। सम्राट का हाथ सृष्टि के आंचल पर था। उसने जैसे ही सृष्टि का आंचल खींचा, उसके हाथ में दर्द हुआ और उसके मुंह से हल्की सी आह निकल गई। सृष्टि ने जल्दी से अपना आंचल ठीक किया और बैठ गई और फिर सम्राट को संभालते हुए बोली, अंडरस्को, डॉक्टर जी क्या हुआ? सम्राट ने अपना दर्द कंट्रोल करते हुए कहा, अंडरस्को, कुछ नहीं, दादाजी मानते नहीं हैं। मुझे ले गए जंगल, वहां मैंने और दादाजी ने थोड़ी सी ड्रिंक कर ली और इस बार भी शायद फिसल कर गिर गया और मुझे चोट आ गई। सृष्टि बेड से उठी। उसने सम्राट को बाजू पकड़कर उठाते हुए कहा, अंडरस्को, आप गर्म पानी से नहा लीजिए तो आपके शरीर में दर्द कम होगा। सम्राट भी सृष्टि के साथ बाथरूम में चला गया। सृष्टि जैसे ही बाहर जाने लगी, सम्राट ने सृष्टि का हाथ पकड़कर कहा, अंडरस्को, सृष्टि, क्या तुम मेरी हेल्प नहीं करोगी? देखो ना मेरे हाथ में कितनी चोट है। सृष्टि तो जैसे शर्म से पानी पानी हो रही थी। वह उस वक्त सम्राट को देखना नहीं चाहती थी, लेकिन सम्राट ने भी सृष्टि का हाथ नहीं छोड़ा। सम्राट अब सृष्टि को अपनाने का मन बना चुका था। सृष्टि थोड़ा सा घूम गई, लेकिन उसने सम्राट की तरफ नहीं देखा। सृष्टि ने अपनी पकड़ सम्राट से छुड़वाते हुए कहा, अंडरस्को, मुझे दादी बुला रही है, मैं अभी आती हूँ। सम्राट ने सृष्टि को फिर से अपनी तरफ खींच लिया। सृष्टि सम्राट के सीने से जा लगी। सम्राट ने सृष्टि की कमर पर हाथ लगाकर खुद से सटा लिया और बोला, अंडरस्को, मैंने तो दादी की आवाज नहीं सुनी। सम्राट के इतना करीब होने से सृष्टि बहुत ज्यादा घबरा रही थी और सम्राट ये बात समझ भी रहा था। सम्राट ने झुककर सृष्टि के माथे को चूम लिया और फिर अपनी पकड़ ढीली करके कहा, अंडरस्को, अच्छा जाओ, शायद सच में दादी बुला रही है। सृष्टि ने अब एक पल भी नहीं गवाया और तेज कदमों से बाथरूम से बाहर आ गई। सृष्टि के जाते ही सम्राट के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वही सृष्टि भी आईने के सामने खड़े हुए अपनी घबराहट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। सृष्टि ने एक बार खुद को आईने में देखा और सृष्टि भी थोड़ा सा शर्मा गई। रात के वक्त सब डाइनिंग टेबल पर डिनर कर रहे थे। सृष्टि सबको डिनर परोस रही थी, लेकिन सृष्टि के चेहरे पर आज हल्की सी मुस्कान थी, जो उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रही थी। वही सम्राट का चेहरा भी काफी खिला हुआ था, जिसे देखकर अभिमन्यु ने युवराज के हाथ में कोहनी मारते हुए कहा, अंडरस्को, आज ये हंसों का जोड़ा इतना खुश क्यों है? युवराज ने अपना खाना खाते हुए कहा,
अंडरस्कोर तू भी अवंतिका से शादी कर ले, फिर तू भी ऐसे ही खुश रहेगा। अवंतिका का जिक्र सुनकर अभिमन्यु के चेहरे पर एक शिकन आ गई। अभिमन्यु जानता था कि अवंतिका खाना नहीं खाती, फिर भी उसे अवंतिका की फिक्र हो रही थी। उसे अब लग रहा था कि उसने अवंतिका की बात मानकर गलती कर दी। उसे अवंतिका को ऐसे छोड़कर नहीं आना चाहिए था, लेकिन वह करता भी क्या। अभिमन्यु के चेहरे पर हैरानी देखकर युवराज ने कहा, अंडरस्कोर वैसे राजकुमारी है कहाँ? सुबह से दिखाई नहीं दी। इस पर अभिमन्यु ने कहा, अंडरस्कोर कुछ नहीं, वह बस अपने गांव गई है, कह रही थी 7 दिनों बाद आ जाऊंगी। युवराज ने कहा, अंडरस्कोर और तूने उसे जाने दिया? अभिमन्यु को एक पल के लिए लगा कि वह युवराज को सब कुछ सच सच बता दे, लेकिन जिस बात पर अभिमन्यु को विश्वास नहीं था उस बात पर युवराज कैसे करता, इसलिए उसने युवराज को कुछ नहीं बताया। वहीं दूसरी तरफ अवंतिका उस खंडहर में महादेव के सामने बैठी हुई अपना तप कर रही थी। क्या इस बार भी अवंतिका अपना तप पूरा कर पाएगी? क्या सम्राट और सृष्टि के बीच की दूरियां खत्म हो जाएगी? क्या अभिमन्यु को कभी अपने पिछले जन्म की बात पर विश्वास होगा? एपिसोड 58 सृष्टि को हिप्नोटाइज। अभिमन्यु को एक पल के लिए लगा कि वह युवराज को सब कुछ सच सच बता दे, लेकिन जिस बात पर अभिमन्यु को विश्वास नहीं था उस बात पर युवराज कैसे करता, इसलिए उसने युवराज को कुछ नहीं बताया। वहीं दूसरी तरफ अवंतिका उस खंडहर में महादेव के सामने बैठी हुई अपना तप कर रही थी। अब आगे अवंतिका उस खंड में स्थित महादेव के मंदिर में बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी। जैसे जैसे अवंतिका जाप कर रही थी वैसे वैसे उसके शरीर की चोटें ठीक हो रही थी। पिछले 8 पहर से अवंतिका लगातार ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी। उसने एक सेकंड के लिए भी अपनी आंखें नहीं खोली और इसी 8 पहर के बीच उसके शरीर पर आई चोट ठीक होने लगी थी। 8 पहर पूरे होने के बाद अवंतिका ने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली। उसने महादेव की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर अपने आसपास नजर घुमाई तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसके आसपास खरगोश, मोर, चिड़िया, बंदर, कबूतर, तोता, हिरन सब बैठे हुए थे। खंड के आसपास रहने वाले जानवर अवंतिका के पास आते थे। अवंतिका ने उन सबको देखा तो अपनी बाहें फैला दी और वह सब आकर अवंतिका के गले लग गए। अवंतिका हिरन के सिर को सहलाती हुई बोली, अंडरस्कोर तुम सच में मेरे सच्चे सेवक हो। तुम सब पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे पास आते हो। तुम्हारे पूर्वज भी मेरे पास आकर ऐसे ही बैठते थे और अब तुम सब भी मेरे पास आकर ऐसे ही बैठते हो। अवंतिका उन सब के साथ खेलने लगी। इस वक्त अवंतिका कुछ वक्त के लिए अपनी परेशानी, अपना दर्द भूल गई। यही एक वक्त था जब अवंतिका उन सब के साथ खेलकर खुश होती थी। उस वक्त अवंतिका एक योद्धा नहीं बल्कि एक नाजुक सी राजकुमारी बन जाती थी, जिसे खेलना कूदना पसंद था। बेशक अवंतिका ने बहुत कुछ झेला था, लेकिन उसके अंदर एक नाजुक सी लड़की भी थी जो एक आसान सी जिंदगी जीना चाहती थी। लेकिन अवंतिका के नसीब में सरल जिंदगी नहीं थी। उसे तो अब भी न जाने कितनी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अभिमन्यु कुछ हद तक अवंतिका की परेशानी कम कर सकता था, लेकिन अपनी परेशानी पूरी तरह से खत्म अवंतिका को ही करनी थी। वहीं दूसरी तरफ 2 दिन बीत गए थे, लेकिन अभिमन्यु का मन हवेली में लग नहीं रहा था। वह कैसे भी करके अवंतिका को देखना चाहता था, लेकिन अवंतिका ने अभिमन्यु को अपने पास आने के लिए मना किया था। अभिमन्यु ने जैसे तैसे 2 दिन तो काट लिए, लेकिन अब उसका हर एक पल बड़ी मुश्किल से कट रहा था। एक तो अभिमन्यु पहले ही अवंतिका को प्यार करने लगा था, दूसरा उसके सारे सवालों का जवाब भी अवंतिका के पास था, जिसे अभिमन्यु जल्द से जल्द लेना चाहता था। अभिमन्यु गार्डन में खड़ा था और तभी पीछे से युवराज ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अंडरस्कोर क्या बात है? 2 दिन से देख रहा हूँ, बड़ा बुझा बुझा सा है। इस पर अभिमन्यु ने कहा, अंडरस्कोर साइकाइट्रिक्स तुझसे कुछ छुपा हुआ थोड़ी है। तू जानता तो है मुझे अवंतिका की याद आ रही है, पता नहीं कब आएगी। युवराज ने हंसकर कहा, अंडरस्कोर आ भी गई तो तुझे कौन सा भाव देने वाली है? तू बेकार में अवंतिका के पीछे पड़ा हुआ है। जिस तरीके से वह उस कटे हुए सिर से लड़ रही थी, मुझे तो लगता है अवंतिका कोई मामूली लड़की नहीं है, क्योंकि मामूली लड़की होती तो देवराज को देखकर बेहोश हो जाती, लेकिन वह तो देवराज की आंखों में आंखें देखकर उससे लड़ रही थी। अभिमन्यु ने कहा, अंडरस्कोर हाँ युवराज, अवंतिका मामूली तो नहीं है, बहुत कुछ छुपाए बैठी है। जब वह आएगी तो उसी से बात कर लेंगे। खैर ये बताओ, तूने सर्च किया कि उन तलवारों पर क्या लिखा हुआ है? युवराज ने कहा, अंडरस्कोर नहीं यार, चल चल कर करते हैं। दोनों ही अभिमन्यु के कमरे में आ गए। दोनों ने अलमारी में से तलवार निकाली और ऑनलाइन सर्च करके देखा कि उन तलवारों पर क्या लिखा हुआ है। युवराज ने श्लोक पढ़ना शुरू किया, अंडरस्कोर सत्यम सदा विजेते तमो कियत्पि प्रबलं सन प्रकाशस्य नाश कर्तुं न शक्नोति आश खड्ग तस्य तमः नाशार्थ निर्मित अस्ति। सत्य की हमेशा जीत होती है। अंधकार कितना भी प्रबल क्यों न हो, वह प्रकाश को नष्ट नहीं कर सकता। ये तलवार उस अंधकार को नष्ट करने के लिए बनाई गई है। युवराज ने फिर अभिमन्यु को देखकर कहा,
अंडरस्कोर समझे पार्थ, इसका अर्थ है अंधेरा कितना भी प्रबल हो प्रकाश को रोक नहीं सकता। जीत हमेशा सत्य की ही होती है, यानी जीत हमेशा हमारी ही होगी, समझे पार्थ। अभिमन्यु ने हाँ में गर्दन हिलाए और उस तलवार को ध्यान से देखने लगा। अचानक ही अभिमन्यु ने अपनी तलवार को पकड़ा और हवा में चलने लगा। अभिमन्यु जिस स्पीड से तलवार को चल रहा था, युवराज की आंखें फैल गई। युवराज ने हैरान होते हुए कहा, अंडरस्कोर अभिमन्यु, तुम्हें तलवार चलानी आती है? अभिमन्यु ने ना में गर्दन हिला दी। अभिमन्यु बोला, अंडरस्कोर नहीं युवराज, मुझे तलवार चलानी नहीं आती, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है मैंने ये तलवार पहले भी चलाई है। इस पर युवराज ने कहा, अंडरस्कोर अरे 2 दिन पहले ही तो चलाई थी, वो जटाएं निकल रही थी, उन जटाओं को काट रहा था। अभिमन्यु ने मन ही मन सोचा, अंडरस्कोर क्या मैं युवराज को पिछले जन्म की बात बता दूं? पर जिस बात पर मुझे यकीन नहीं वह बात मैं युवराज को कैसे बताऊंगा? और अगर बता भी दिया तो क्या युवराज इस बात पर यकीन करेगा? क्या उसे यकीन आएगा कि मुझे मेरा पिछला जन्म याद आ रहा है? पता नहीं वह पिछला जन्म था भी या मुझे किसी मूवी की क्लिप याद आ गई, कुछ भी तो समझ नहीं आ रहा। अभिमन्यु अपने ही ख्यालों में था कि युवराज ने उसे हिलाते हुए कहा, अंडरस्कोर क्या हुआ अभिमन्यु, कहाँ खो गया? अभिमन्यु ने कहा, अंडरस्कोर कुछ नहीं युवराज। युवराज ने कहा, अंडरस्कोर देखो अभिमन्यु, कोई बात है तो तुम मुझे बता सकते हो। अभिमन्यु को अब युवराज से बात करना ठीक लगा। अभिमन्यु ने कहा, अंडरस्कोर युवराज क्या पिछला जन्म होता है? युवराज ने कहा, अंडरस्कोर हाँ होता है, ये बात तो साइंस भी मानती है कि हमारे शरीर से कुछ तत्व निकल जाते हैं और तभी हमारी मृत्यु होती है, जिसे हम आत्मा कहते हैं। यानी जब आत्मा निकलती है तो शरीर बेजान हो जाता है और फिर वही आत्मा किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश कर लेती है। अभिमन्यु ने हैरानी से युवराज को देखकर कहा, अंडरस्कोर तू सच कह रहा है, ये पुनर्जन्म जैसा कुछ होता है, मुझे इन पर यकीन नहीं। इस पर युवराज ने कहा, अंडरस्कोर आत्मा पर यकीन है ना? तुम्हें पता है तुम्ही ने बताया था कि तुम्हें विक्रम की आत्मा जंगल में मिली थी। अब जिस दिन विक्रम की आत्मा को शांति मिल जाएगी उसी दिन विक्रम की आत्मा किसी दूसरे शरीर में चली जाएगी और फिर से अपनी जिंदगी जिएगी। तुम्हें यकीन नहीं है ना? चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। इतना कहकर युवराज ने अपना लैपटॉप ऑन किया और उसमें कुछ वीडियो अभिमन्यु को दिखाए। उनमें से कुछ वीडियो ऐसी थी जो अपना पुनर्जन्म लोगों को बता रही थी। अभिमन्यु जैसे जैसे वह वीडियो देख रहा था उसे हैरानी हो रही थी। अभिमन्यु को अब धीरे धीरे पुनर्जन्म पर विश्वास होने लगा था। अभिमन्यु ने मन ही मन कहा, अंडरस्कोर यानी जो कुछ मुझे याद आया वह मेरे पिछले जन्म में हो चुका है, मतलब मैं अवंतिका से इस जन्म में नहीं पिछले जन्म में मिला था। करीब 2 घंटा लैपटॉप पर वीडियो देखने के बाद युवराज ने कहा, अंडरस्कोर लेकिन तू ये सब क्यों पूछ रहा है? और ऐसा तो नहीं तुझे कोई पिछले जन्म का कोई मिल गया? अभिमन्यु ने कहा, अंडरस्कोर युवराज सृष्टि भाभी कहाँ है? युवराज ने कहा, अंडरस्कोर मुझे क्या पता। इस पर अभिमन्यु ने फिर कहा, अंडरस्कोर और सम्राट कहाँ है? युवराज ने कहा, अंडरस्कोर सम्राट और दादाजी आज हॉस्पिटल गए हैं। अभिमन्यु ने पूछा, अंडरस्कोर दादी कहाँ है? इस पर युवराज ने कहा, अंडरस्कोर पता नहीं शायद पास के गांव में गई होगी, आज से 7 दिन तक दादी पास के गांव में अनाज बांटेंगी। अभिमन्यु ने कहा, अंडरस्कोर तो फिर चल आज सृष्टि भाभी को हिप्नोटाइज करते हैं। युवराज ने कहा, अंडरस्कोर हुआ क्या है अभिमन्यु? अभिमन्यु के दिमाग में क्या चल रहा था अभिमन्यु भी नहीं जानता था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ कि सृष्टि को हिप्नोटाइज करने से उसे कुछ न कुछ जरूर पता चलेगा। अभिमन्यु युवराज को खींचता हुआ किचन में ले आया। सृष्टि इस वक्त दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी। युवराज ने इशारों में कहा, अंडरस्कोर आखिर तू करना क्या चाहता है? अभिमन्यु ने युवराज को चुप रहने का इशारा किया और फिर सृष्टि को देखकर बोला, अंडरस्कोर क्या कर रही हो भाभी? सृष्टि ने कहा, अंडरस्कोर कुछ नहीं भैया, बस दोपहर को क्या बनाऊं यही सोच रही हूँ। अभिमन्यु ने कहा, अंडरस्कोर लेकिन भाभी खाने वाला कौन है? दादी भी नहीं है, अवंतिका भी नहीं है, हम दोनों को भूख नहीं है, आप चलो ना बैठकर बातें करते हैं। सृष्टि ने कहा, अंडरस्कोर नहीं भैया कुछ तो खा लीजिए, ऐसे भूखे रहने से क्या होगा, मैं अभी बना दूंगी। इस पर अभिमन्यु ने सृष्टि के हाथ से एक बर्तन लेकर किचन में रखा और सृष्टि की कलाई पकड़कर कमरे की तरफ आता हुआ बोला, अंडरस्कोर भाभी हमें सच में भूख नहीं है, चलो हम कुछ देर बातें करते हैं। और तीनों फिर से सृष्टि के कमरे में आ गए। वह हमेशा सृष्टि के कमरे में ही आते थे ताकि अगर सृष्टि बेहोश हो जाए तो उसे कमरे में छोड़कर चले जाएं। अभिमन्यु ने सृष्टि को सोफे पर बैठा दिया। युवराज ने अभिमन्यु की बाजू पकड़ी और साइड में ले जाते हुए कहा, अंडरस्कोर ये तू क्या कर रहा है? इस पर अभिमन्यु ने कहा, अंडरस्कोर कुछ नहीं, बस जानना चाहता हूँ सृष्टि और सम्राट का रिश्ता कितना आगे बढ़ा।
युवराज ने फिर से बातों बातों में लगाकर सृष्टि को हिप्नोटाइज करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे सृष्टि की आंखें बंद होने लगी। युवराज ने पूछा, अंडस्को भाभी सम्राट कैसा है? इस पर सृष्टि ने खुश होकर कहा, अंडस्को वह तो बहुत अच्छे हैं, अब तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मुझे प्यार भी बहुत करते हैं, अब तो वह मेरे साथ शरारत भी करने लगे। ये सुनकर अभिमन्यु को कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा था, क्योंकि वह शुरू से चाहता था सृष्टि और सम्राट के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। कहीं ना कहीं उसे ऐसा लग रहा था कि वह सक्षम से जीत रहा है। युवराज ने बिना सोचे समझे दूसरा सवाल किया, अंडस्को अच्छा सम्राट कैसे शरारत करता है? इस पर अभिमन्यु ने युवराज के सिर पर मारा और युवराज ने अपना सिर रगड़ लिया। सृष्टि मदहोशी की हालत में बोली, अंडस्को अब वह जानबूझकर मुझे परेशान करते हैं, जानबूझकर मुझे चिढ़ाते हैं, क्योंकि वह जानते हैं मैं उनकी आंखों में नहीं देख सकती, इसलिए जानबूझकर मुझे नजरें उठाने के लिए कहते हैं। अब मुझे उनके साथ बहुत अच्छा लगता है। अब जब वह घर पर होते हैं तो जी करता है उनके आसपास ही रहूं। अब वह मुझे अपने हाथों से खाना खिलाते हैं, मुझे चोट लगती है तो ऐसा लगता है जैसे दर्द उन्हें हो रहा है। सम्राट ने तीसरा सवाल किया, अंडस्को भाभी अब थोड़ा पीछे जाओ। और ज्यादा पीछे कहते कहते सृष्टि भी पीछे चली गई। युवराज ने पूछा, अंडस्को भाभी क्या आपका राजकुमार मिलने आया? इस पर सृष्टि बोली, अंडस्को हाँ वह मुझे सफेद घोड़े पर मिलने आ रहे हैं। आखिर मैंने उन्हें कितने संदेश भिजवाए, तब जाकर उन्हें मुझसे मिलने का समय मिला, लेकिन अब तो मैं उन्हें बिल्कुल क्षमा नहीं करूंगी। आखिर वह ऐसा कैसे कर सकते हैं? जब उनका हृदय करता है वह मिलते हैं और जब उनका हृदय नहीं कहता तो वह नहीं मिलते। युवराज ने चौथा सवाल किया, अंडस्को भाभी क्या आपका प्रेमी आप तक पहुंच गया? सृष्टि ने कहा, अंडस्को हाँ वह मेरे सामने खड़े हैं, उनके चेहरे का तेज मेरे हृदय की धड़कनों को बढ़ा देता है। युवराज ने आगे पूछा, अंडस्को भाभी आपका प्रेमी कैसा दिखता है? सृष्टि ने कहा, अंडस्को बहुत सुंदर, बहुत शूरवीर है मेरे कुंवर, और सबसे बड़ी बात वह मुझे प्रेम भी बहुत करते हैं। वह मुझे अपने साथ ले जाएंगे, मैं भी आज उनके साथ जाना चाहती हूँ। मेरे पिताजी कभी भी इस संबंध के लिए नहीं मानेंगे, इसलिए मैं उनके साथ अपना राज्य त्याग करके उनके साथ विवाह करना चाहती हूँ। क्या सृष्टि को हिप्नोटाइज करके अभिमन्यु को कुछ मालूम चलेगा? क्या अभिमन्यु अपने पुनर्जन्म की बात युवराज के साथ शेयर करेगा? एपिसोड 59 चांडाली का। सृष्टि ने कहा, अंडस्को बहुत सुंदर, बहुत शूरवीर है मेरे कुंवर, और सबसे बड़ी बात वह मुझे प्रेम भी बहुत करते हैं। वह मुझे अपने साथ ले जाएंगे, मैं भी आज उनके साथ जाना चाहती हूँ। मेरे पिताजी कभी भी इस संबंध के लिए नहीं मानेंगे, इसलिए मैं उनके साथ अपना राज्य त्याग करके उनके साथ विवाह करना चाहती हूँ। अब आगे युवराज ने अगला सवाल किया, अंडस्को सृष्टि क्या तुम्हारे कुंवर तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हैं? इस पर सृष्टि ने हल्का सा मुंह बनाकर कहा, अंडस्को नहीं, वह तो हमेशा यही कहते हैं कि पिताश्री से आज्ञा लेकर ही मुझे लेकर जाएंगे, ऐसे हरण कर कर वह मुझे नहीं ले जा सकते। वह कहते हैं उनके सम्मान की बात है, वह अपने सम्मान पर आंच नहीं आने देना चाहते, लेकिन मैं जानती हूँ मेरे पिताश्री कभी भी जयगढ़ के राजकुमार के साथ मेरा विवाह नहीं करेंगे। युवराज ने अगला सवाल पूछा, अंडस्को क्यों नहीं करेंगे? क्या तुम्हारा कुंवर शूरवीर नहीं? क्या तुम्हारा कुंवर तुम्हें प्रेम नहीं करता? क्या तुम अपने कुंवर से प्रेम नहीं करती? क्या वजह है कि तुम्हारे पिता श्री जयगढ़ के राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह नहीं करना चाहते? इस पर सृष्टि कुछ नहीं बोली। युवराज और अभिमन्यु दोनों ही एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। दोनों को हैरानी थी, दोनों ही सृष्टि के मुंह से जवाब सुनना चाहते थे, लेकिन करीब 2 मिनट तक सृष्टि कुछ नहीं बोली। अभिमन्यु थोड़ा सा सृष्टि के करीब गया और उसने धीरे से फिर पूछा, अंडस्को बताओ सृष्टि तुम्हारे पिताश्री जयगढ़ के राजकुमार के साथ तुम्हारी शादी क्यों नहीं करना चाहते? अभिमन्यु का सवाल सुनकर सृष्टि ने झटके से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें इस वक्त काली हो गई थी। सृष्टि के बाल हवा में लहरा रहे थे। सृष्टि पूरे गुस्से में अभिमन्यु को देख रही थी। सृष्टि का ये रूप देखकर अभिमन्यु और युवराज दोनों ही डर गए। दोनों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने तो बस सृष्टि को हिप्नोटाइज करने की कोशिश की थी, लेकिन सृष्टि उसका तो जैसे रूप ही बदल गया। अभिमन्यु और युवराज दोनों ही आंखें फाड़े सृष्टि को देख रहे थे। सृष्टि ने आगे बढ़कर अभिमन्यु की गर्दन पकड़ ली। अभिमन्यु बड़ी मुश्किल से अपनी गर्दन छुड़ाने लगा और बोलने लगा, अंडस्को भाभी यह क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। लेकिन सृष्टि ने अभिमन्यु की गर्दन नहीं छोड़ी। युवराज भी लगातार सृष्टि के कलाई को पकड़कर और अभिमन्यु की गर्दन से छुड़वाना चाहता था, लेकिन सृष्टि ने झटके से युवराज की तरफ देखा और दूसरे हाथ से युवराज को हल्का सा मार दिया। युवराज दूर जाकर गिरा। सृष्टि अभी अपनी काली आंखों से अभिमन्यु को देख रही थी। अभिमन्यु लगातार खांस रहा था। सृष्टि ने दोहरी आवाज में कहा, अंडस्को क्योंकि मैं कभी सृष्टि की शादी जयगढ़ के राजकुमार से होने नहीं दूंगी। जयगढ़ का राजकुमार कभी भी सृष्टि को अपने साथ लेकर नहीं जाएगा।
जयगढ़ का राजकुमार कितने भी प्रयास कर ले लेकिन सृष्टि कभी उसके महल की शोभा नहीं बनेगी, समझे तुम। अभिमन्यु और युवराज दोनों ही हैरान थे कि आखिर यह अचानक क्या हो गया। युवराज फिर से उठा और उसने फिर से अभिमन्यु की गर्दन सृष्टि के हाथों से छुड़वाने की कोशिश की। इस बार अभिमन्यु युवराज दोनों ने सृष्टि के हाथ अभिमन्यु के गर्दन से छुड़ा दिए। अभिमन्यु बुरी तरह खांस रहा था और अचानक ही उसने युवराज को देखकर कहा, अंडस्को, युवराज मेरी तलवार लेकर आओ। युवराज ने सेकंड नहीं लगाया और भागता हुआ अपने कमरे में गया। वही सृष्टि गुस्से में अभिमन्यु को देख रही थी और अभिमन्यु सृष्टि से जैसे तैसे खुद को बचा रहा था। सृष्टि की काली आंखें, खुले बाल, उसकी दोहरी आवाज अभिमन्यु को डरा रहे थे, लेकिन अभिमन्यु हिम्मत करके उससे बोला, अंडस्को, आखिर कौन हो तुम, क्या करने आए हो। सृष्टि ने दोनों हाथ फैलाए और हंसकर कहा, अंडस्को, मैं चंडालिका हूँ, तुम्ही ने तो मुझे बुलाया है। अभिमन्यु तो हैरानी से सृष्टि को देख रहा था। सृष्टि का ये रूप अभिमन्यु को डरा रहा था। चंडालिका फिर से अभिमन्यु की तरफ बढ़ने लगी, तभी युवराज भगता हुआ अभिमन्यु की तलवार लेकर आ गया। युवराज ने तलवार उछाली और अभिमन्यु ने उसे पकड़ लिया। अभिमन्यु ने वह तलवार सृष्टि की तरफ कर दी। चंडालिका जो कि सृष्टि के शरीर में थी वह हंसकर बोली, अंडस्को, अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन वापस आऊंगी। तभी चंडालिका सृष्टि के शरीर से निकल गई। अभिमन्यु ने आगे बढ़कर सृष्टि को संभाल लिया। सृष्टि बेहोश हो चुकी थी। युवराज और अभिमन्यु दोनों की नज़र चंडालिका पर पड़ी तो उन्हें बस कुछ काला काला सा नजर आया और वह उछलता हुआ खिड़की से बाहर भाग गया। अभिमन्यु युवराज दोनों की सांस में सांस आए। अभिमन्यु ने फिर सृष्टि को देखा जो बेहोश थी। अभिमन्यु ने सृष्टि के गालों को तब थपथपाते हुए कहा, अंडस्को, सृष्टि उठ जाओ। लेकिन सृष्टि पूरी तरह बेहोश थी। आखिर उसने एक शक्तिशाली आत्मा को अपने शरीर में झेला जो था। अभिमन्यु ने सृष्टि को गोद में उठाया और बेड पर लेटा दिया और फिर उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया। अभिमन्यु ने सृष्टि के माथे को छूकर देखा तो वह तप रहा था। युवराज ने अपने माथे पर हाथ मार कर कहा, अंडस्को, अभी यह क्या हो रहा है। अवंतिका ने कहा था कि हमें सृष्टि को सम्मोहित नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम मानते ही नहीं और तुम्हारी वजह से देखो यह क्या हो गया। पता नहीं वह कौन सी आत्मा थी जो सृष्टि के शरीर में आई थी, और अब देख भाभी की हालत कैसी हो गई। एक तो पहले से ही हम चारों ओर से आत्माओं से घिरे हुए हैं और तुमने एक और बुला ली। अभिमन्यु भी इस वक्त बहुत ज्यादा हैरान था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके सवालों की लड़ियां और ज्यादा उलझती जा रही थी। अभिमन्यु ने कहा, अंडस्को, युवराज कुछ तो कर, भाभी की तबीयत खराब हो जाएगी तो घर में सब 10 सवाल पूछेंगे और हम दोनों क्या कहेंगे। युवराज वापस से अपने कमरे में गया और वहां से एक इंजेक्शन तैयार करके लाया। उसने वह इंजेक्शन सृष्टि को दे दिया और फिर बोला, अंडस्को, शाम तक होश आ जाएगा। चल अब हम इस कमरे से चलते हैं। लेकिन अभिमन्यु का मन सृष्टि को ऐसे छोड़कर जाने का नहीं था। अभिमन्यु ने कहा, अंडस्को, नहीं यार, भाभी को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। पता नहीं वह आत्मा कौन थी, और अगर दोबारा आ गई तो मुझे लगता है हमें यही इसी कमरे में रुकना चाहिए जब तक सम्राट न आ जाए। वहीं दूसरी तरफ अवंतिका अभी मंदिर में जाप कर रही थी और अचानक ही उसने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में गुस्से की अग्नि दहक रही थी। उसके चेहरे से भी मालूम होता था कि वह इस वक्त इतनी गुस्से में है। अवंतिका ने गुस्से में खुद से कहा, अंडस्को, राणा साहब, यह आपने क्या किया। आपने चंडालिका को इस युग में बुला लिया। आखिर आप मेरी बात मानते क्यों नहीं। मैंने मना किया था कि सृष्टि को सम्मोहित मत करना, वरना वह सृष्टि के जरिए यहाँ तक आ जाएगी, और ऐसा ही हुआ। वह सृष्टि के जरिए यहाँ तक आ गई। उसे वापस भेजना होगा। अगर उसे वापस नहीं भेजा तो समस्याएं बढ़ जाएंगी और इन समस्याओं का कभी हल नहीं निकाला जा सकता। अगले ही अवंतिका ने चिढ़ते हुए कहा, अंडस्को, राणा साहब, आपने भी सौगंध खा रखी है कि आप मेरी किसी बात को नहीं मानेंगे। तब भी नहीं माना था और अभी नहीं मानते। मुझे तो समझ नहीं आता आप यहाँ मेरी मदद करने आए हैं या मेरी समस्याओं को और ज्यादा बढ़ाने। वही सक्षम जंगल में शिकार कर रहा था। उसके हाथ में इस वक्त एक जंगली सुअर था और सक्षम उस जंगली सुअर को बुरी तरह खा रहा था। जैसे जैसे वह जंगली सुअर को खा रहा था वैसे वैसे उसके चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ती जा रही थी। सक्षम ने कहा, अंडस्को, तो चंडालिका को अभिमन्यु ने बुला ही लिया। अच्छा है, चंडालिका मेरी मदद तो नहीं करेगी, लेकिन मेरे रास्ते आसान जरूर बना देगी। सक्षम उस मरे हुए सुअर को अपने कंधे पर डालकर कुएं के पास आ गया और फिर उसने कुएं में उसे मरे हुए सुअर के मांस को फेंकना शुरू किया और फिर चिल्लाकर बोला, अंडस्को, देवराज, तुम्हें तो शर्मानी चाहिए। आखिर अवंतिका ने तुम्हें एक बार फिर कैद कर दिया। देवराज बोला, अंडस्को, मलिक, मुझे नहीं पता था ताबूत हमारे साथ धोखा करेगा। ताबूत ने अवंतिका को उसकी तलवार दी थी जिसके बलबूते पर उसने मुझे फिर से कैद कर दिया। मैं तो सृष्टि को हवेली भी लेने गया था,
लेकिन उसका पति वही था जिसकी वजह से मैं उसे लेकर नहीं आ पाया और अगले दिन ही अवंतिका और अभिमन्यु ने मिलकर मुझे इस कुएं में कैद कर दिया। अवंतिका को अपनी तलवार के साथ साथ अभिमन्यु की तलवार भी मिल गई। मुझे लगता है आपको ताबूत को नष्ट कर देना चाहिए। सब कुछ उस ताबूत की वजह से हुआ। ताबूत सच में बहुत लालची है, बिना कारण बिना कुछ लिए किसी की मदद नहीं करता। अवंतिका से भी उसने उसका माथा पट्टी मान ली। सक्षम ने बचे हुए सुअर का मांस कुएं में फेंकते हुए कहा, अंडस्को लेखा इसे और अपनी गलतियों का पिटारा ताबूत के ऊपर मत रख। सब जानते हैं काली दुनिया में कोई किसी के लिए मुफ्त में कुछ नहीं करता, ताबूत भी किसी को मुफ्त में कुछ नहीं देता। उसने मुझे तब आज़ाद किया था जब मैंने उसे अवंतिका और अभिमन्यु की तलवार ला कर दी थी। जला हुआ हाथ कुएं से निकलकर बाहर आया और हाथ जोड़कर बोला, अंडस्को मालिक एक बार और आज़ाद करवा दीजिए। इस बार मैं सौगंध खाकर कहता हूँ सृष्टि को इस कुएं में लेकर आ जाऊंगा। इस पर सक्षम ने जला हुआ हाथ पकड़कर उसे मरोड़ते हुए कहा, अंडस्को एक बार मौका देकर देख चुका हूँ, हर बार मौका नहीं दूंगा। तुम्हारे बस की सृष्टि को मारना नहीं है। तुम सृष्टि को कभी अपने पास नहीं बुला सकते, न ही सम्राट अवंतिका और अभिमन्यु उसे तुम्हारे पास आने देंगे। तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से अब वह और ज़्यादा चौकस हो गए हैं। अब तो बिल्कुल भी वह सृष्टि को हवेली से बाहर नहीं आने देंगे। देवराज ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, अंडस्को मालिक मेरा हाथ छोड़ दीजिए, दर्द हो रहा है। इस पर सक्षम ने हाथ छोड़कर कहा, अंडस्को तुम शायद भूल गए अवंतिका ने तुम्हारे साथ क्या किया था। तुम्हें जिंदा जला दिया था, लेकिन तुम एक सदी बीत गई, तुमसे बदला नहीं लिया गया। अब तक तो तुम सृष्टि को अपने पास बुला लेते और अवंतिका इस श्राप में ही फंसकर रह जाती। देवराज ने कहा, अंडस्को मालिक मैं अभी भी हार नहीं मानूंगा। मैं आज रात फिर सृष्टि को अपने पास बुलाऊंगा और उसे आना होगा। इस पर सक्षम ने कहा, अंडस्को बुलाते रहो जब तक वह तुम्हारे पास आ नहीं जाती, तब तक उसे बुलाते रहो, उसे आना ही होगा। अगर एक बार सम्राट और सृष्टि का मिलन हो गया तो तुम असहाय हो जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारी सृष्टि तुमसे दूर चली जाएगी। तुम्हारा प्रेम उस जन्म में भी अधूरा रह गया था और इस जन्म में भी अधूरा रह जाएगा। अगर अपनी मुक्ति चाहते हो तो सृष्टि को अपने पास बुलाओ। वहीं दूसरी तरफ दोपहर से रात हो गई, लेकिन सृष्टि को होश नहीं आया। अभिमन्यु ने सृष्टि का माथा चेक किया तो सृष्टि का बुखार उतर चुका था। अभिमन्यु को अब बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। एक तो पहले से ही वह परेशान था, ऊपर से उसने जो आज देखा उसके चलते तो अभिमन्यु को और ज्यादा परेशान हो गया। थोड़ी देर बाद युवराज ने कहा, अंडस्को अभिमन्यु परेशान मत हो, भाभी को कुछ नहीं हुआ। अचानक से किसी के शरीर में कोई शक्ति प्रवेश करती है तो शरीर थक जाता है और उसे आराम की जरूरत होती है। भाभी भी इस वक्त आराम कर रही है, तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये बताओ तुम्हें कैसे पता कि वह आत्मा तलवार दिखाने से चली जाएगी। इस पर अभिमन्यु बोला, अंडस्को पता नहीं, पर मुझे ऐसा लगा कि मैं अगर इसे तलवार दिखाऊंगा तो वह चली जाएगी, और मुझे अवंतिका ने भी कहा था कि अगर मैं ना हूं तो वह तलवार ही तुम्हारी मदद करेगी। अचानक से मुझे अवंतिका की बात याद आई और मैंने तुम्हें तलवार लाने के लिए कह दिया। कौन है चंडालिका, कैसे सामना करेंगे अभिमन्यु और अवंतिका इस नई मुसीबत का। एपिसोड 60 रोमांस। इस पर अभिमन्यु बोला, अंडस्को पता नहीं, पर मुझे ऐसा लगा कि मैं अगर इसे तलवार दिखाऊंगा तो वह चली जाएगी, और मुझे अवंतिका ने भी कहा था कि अगर मैं ना हूं तो वह तलवार ही तुम्हारी मदद करेगी। अचानक से मुझे अवंतिका की बात याद आई और मैंने तुम्हें तलवार लाने के लिए कह दिया। अब आगे। अभिमन्यु की बात सुनकर युवराज ने कहा, अंडस्को पता नहीं अभिमन्यु, जब अवंतिका को पता चलेगा कि हमने सृष्टि को हिप्नोटाइज किया है तब वह कैसे रिएक्ट करेगी। मुझे लगता है वह जानती थी कि अगर हम सृष्टि को हिप्नोटाइज करेंगे तो जरूर कोई आफत आएगी, और इसीलिए उस दिन अवंतिका ने हमें रोक दिया था, लेकिन तुमने फिर भी यह आफत बुला ही ली। अभिमन्यु ने युवराज की तरफ देखकर गुस्से में कहा, अंडस्को मुझे क्या पता था कि हम सृष्टि को हिप्नोटाइज करेंगे तो कोई आत्मा आ जाएगी। मुझे तो यही लगा कि हो सकता है सृष्टि को हिप्नोटाइज करने से हमें देवराज के बारे में कुछ पता चल जाए। युवराज बोला, अंडस्को देवराज के बारे में तो कुछ पता नहीं चला, बल्कि एक और आत्मा हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। अब हमें इस आत्मा के बारे में भी पता लगाना होगा, ये भी नहीं पता कि औरत है कि आदमी। इस पर अभिमन्यु ने कहा, अंडस्को औरत है। युवराज ने पूछा, अंडस्को तुझे कैसे पता औरत है। अभिमन्यु ने कहा, अंडस्को उसका नाम चंडालिका है। युवराज तो हैरानी से अभिमन्यु को देखने लगा, तो अभिमन्यु ने कंधे उचकाकर कहा, अंडस्को जब तू तलवार लेने गया था तो मैंने हिम्मत करके पूछा कि तुम कौन हो, तो वह बोली मैं चंडालिका हूँ। अब चंडालिका तो औरत का ही नाम होता है ना। युवराज ने हैरानी से अभिमन्यु को देखकर कहा, अंडस्को मैं 1 मिनट के लिए उस कमरे से क्या गया तो उससे बात भी करने लगा। अभिमन्यु ने भी हैरानी से कहा, अंडस्को अब वह सिचुएशन क्या बात करने की थी। मैं क्या उससे डांटे पर चलने के लिए पूछ रहा था।
वह मुझे डरा रही थी, मैं तो बस हिम्मत करके पूछ रहा था कि तुम कौन हो। अगले ही पल अभिमन्यु ने अपने सीने पर हाथ रखा और इधर उधर चक्कर लगाते हुए कहा, अंडरस्कोप तुझे पता भी है कितना डर लग रहा था। तू नहीं समझेगा, ऐसा लग रहा था दिल उछल कर बाहर आ जाएगा। डर के मारे मेरे हाथ कांप रहे थे, फिर भी मैंने हिम्मत करके पूछ ही लिया और उसने भी हाथ फैलाकर बता दिया। बोल तो ऐसे रहा है जैसे तू चला गया और मैंने किसी लड़की को पटा लिया हो। इस पर युवराज ने कहा, अंडरस्कोप लड़की नहीं चुड़ैल, तूने चुड़ैल को पटा लिया। तेरी पर्सनैलिटी ही ऐसी है। तूने चुड़ैल का नाम भी पूछा तो वह भी इनकार न कर पाए और उसने भी तुझे अपना नाम बता दिया। अभिमन्यु ने मुंह बनाकर युवराज को देखा। युवराज के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तभी सृष्टि को थोड़ा थोड़ा होश आने लगा, जिसे देखकर अभिमन्यु की जान में जान वापस आ गई। अभिमन्यु ने सृष्टि का हाथ पकड़कर कहा, अंडरस्कोप भाभी अब आप ठीक हो। सृष्टि ने हाँ में गर्दन हिला दी और उठने की कोशिश की। अभिमन्यु ने सृष्टि को उठने में मदद की और तकिया उसकी कमर के पीछे रख दिए। सृष्टि इस वक्त बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस कर रही थी, लेकिन उसने अभिमन्यु से इस बारे में कुछ नहीं कहा। सृष्टि ने मन ही मन कहा, अंडरस्कोप पता नहीं क्या हो रहा है, आजकल शरीर में बहुत थकावट महसूस हो रही है, आज डॉक्टर जी से बात करती हूँ। तभी अभिमन्यु ने कहा, अंडरस्कोप भाभी मैं आपके लिए चाय लेकर आऊं। सृष्टि ने ना में गर्दन हिला दी, लेकिन अभिमन्यु ने फिर कहा, अंडरस्कोप भाभी कुछ तो खा लो, मैं बहुत अच्छी चाय बनाता हूँ, मैंने तो जंगलों में भी चाय बनाई है। ये सुनकर युवराज और सृष्टि दोनों ही मुस्कुराने लगे। अभिमन्यु को इस वक्त सृष्टि के लिए बहुत बुरा लगा। आखिर अभिमन्यु की जरा सी जिद की वजह से सृष्टि की यह हालत हो गई थी और सृष्टि वह तो इतना मासूम थी, उसे तो पता ही नहीं था उसके साथ क्या हो रहा है। तभी अभिमन्यु खड़ा होकर बोला, अंडरस्कोप मैं चाय लेकर आता हूँ, युवराज तू भाभी का ख्याल रख। इतना कहकर अभिमन्यु किचन में गया और उसने अपने युवराज और भाभी के लिए 3 कप चाय बनाए और फिर चाय लेकर सृष्टि के कमरे में आ गया। तीनों ने मिलकर चाय पी। तीनों ही हल्की फुल्की बातें करने लगे। तभी सृष्टि ने पूछा, अंडरस्कोप हम तो खेल खेल रहे थे ना, फिर मैं अचानक से सो कैसे गई। इस पर युवराज ने कहा, अंडरस्कोप हाँ भाभी हम बात कर रहे थे और आप सोफे पर बैठी थी और फिर आप सोफे पर ही सो गई। सृष्टि ने पूछा, अंडरस्कोप तो फिर मैं यहाँ कैसे आई। इस पर अभिमन्यु ने कहा, अंडरस्कोप भाभी आप ठीक से सो नहीं पाई तो मैं उठा कर ले आया। सृष्टि को ये बात बुरी लगी, लेकिन उसने अभिमन्यु से कुछ नहीं कहा। लेकिन अभिमन्यु का बिना इजाजत के उसे छूना सृष्टि को अच्छा नहीं लग रहा था। अभिमन्यु ने भी कभी सृष्टि को गलत नियत से नहीं छुआ था, बल्कि वह तो सृष्टि की बहुत इज्जत करता था। अभिमन्यु तो दिल से चाहता था कि सृष्टि और सम्राट हमेशा खुश रहे और इसीलिए वह दोनों को बचाने के लिए इतना सब कुछ कर रहा था। थोड़ी देर बाद तीनों फिर से बातें करने लगे, लेकिन सृष्टि का मूड खराब हो गया। अभिमन्यु ने सृष्टि के मन को भांपते हुए कहा, अंडरस्कोप क्या हुआ भाभी, मैंने आपको गोद में उठाकर बेड पर लेटा दिया तो आपको बुरा लगा। सृष्टि कुछ नहीं बोली, जिससे अभिमन्यु को कन्फर्म हो गया कि सृष्टि को इसी बात का बुरा लगा है। अभिमन्यु ने अपनी सफाई देते हुए कहा, अंडरस्कोप भाभी बुरा मत मानिए, मैंने आपको गलत नियत से नहीं छुआ, 2 मिनट ही सही, लेकिन सम्राट मुझसे बड़ा है और उस हिसाब से आप मेरी बड़ी भाभी हुई और बड़ी भाभी तो माँ के समान होती है, इसलिए आप मुझे गलत मत समझिए। बस आप वहाँ ठीक से सो नहीं रही थी, इसीलिए मैंने आपको यहाँ लेटा दिया, लेकिन अगर आपको बुरा लगा तो मैं कान पकड़कर सॉरी बोल देता हूँ। अभिमन्यु ने यह बात इतनी साफ नियत से कही थी कि सृष्टि को उस पर विश्वास हो गया। सृष्टि ने कहा, अंडरस्कोप नहीं नहीं भैया ऐसा मत कहिए, भला अपनी बहन से भी कोई माफी मांगता है। जाने अनजाने में सृष्टि और अभिमन्यु के बीच में एक बॉन्डिंग बनती जा रही थी और उस बॉन्डिंग से सृष्टि भी अनजान थी और अभिमन्यु भी। तभी उस कमरे में सम्राट आ गया। सम्राट को देखकर सृष्टि की आंखों में पानी आ गया। सृष्टि को देखकर सम्राट को हैरानी हुई। सृष्टि अभी बेड पर बैठी हुई थी। सम्राट जैसे ही सृष्टि के पास बैठा, सृष्टि ने आगे बढ़कर सम्राट को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। सम्राट ने जब सृष्टि को ऐसे देखा तो वह हैरान हो गया। उसने अभिमन्यु युवराज की तरफ देखा, जैसे पूछना चाहता हो, अंडरस्कोप इसे क्या हुआ है। लेकिन दोनों ही सृष्टि के रोने से अनजान थे। सम्राट ने सृष्टि की कमर को रब करते हुए कहा, अंडरस्कोप क्या हुआ, सृष्टि रो क्यों रही हो। लेकिन सृष्टि कुछ नहीं बोली, वह अब भी रोई जा रही थी। अब तो अभिमन्यु को भी टेंशन होने लगी, उसके दिमाग में भी 1000 सवाल आ गए। सृष्टि का अचानक से रोना अभिमन्यु और युवराज को भी डरा रहा था। दोनों ही एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे, दोनों ही अपना सलाइवा घटक रहे थे। अभिमन्यु के दिमाग ने कहा, अंडरस्कोप कहीं ऐसा तो नहीं चंद्रालिका के बारे में सृष्टि को भी पता हो। सम्राट ने सृष्टि की कमर को रब करते हुए कहा, अंडरस्कोप कहीं इन दोनों ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया। बताओ मुझे, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी दोनों की दादाजी से शिकायत करके आता हूँ। दादाजी आज इन दोनों को घर से निकाल देंगे।
इस पर सृष्टि थोड़ा सा सम्राट से दूर होकर नामे गर्दन हिलती हुई बोली, अंडरस्को भैया ने कुछ नहीं कहा। सृष्टि के मुंह से ये सुनकर युवराज और अभिमन्यु दोनों की जान में जान आए और दोनों चुपचाप वहां से उठकर चले गए। सम्राट ने फिर से सृष्टि की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को तो क्यों रो रही हो? काका के पास जाना है। सृष्टि ने फिर से नामे एक गर्दन हिला दी। सम्राट ने सृष्टि के आंसू को पोंछते हुए कहा, अंडरस्को तो फिर यह मोटे मोटे आंसू किसके लिए बहाए जा रहे हैं? सृष्टि फिर से सम्राट के सीने से लग गई और सुबकते हुए बोली, अंडरस्को मुझे नहीं पता लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत ज्यादा डर। मैं अभिमन्यु भैया के सामने बोल नहीं पाए, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कोई मुझे आपसे दूर कर देगा। इस पर सम्राट ने अपनी पकड़ सृष्टि पर बनाते हुए कहा, अंडरस्को कोई तुम्हें मुझसे दूर नहीं करेगा, कोई भी नहीं। देखो अब तो मैं जा भी नहीं रहा, यही मैंने अपना एक छोटा सा हॉस्पिटल खोल लिया है। कुछ दिनों में डॉक्टर की टीम भी आ जाएगी और मैं और ज्यादा बिजी हो जाऊंगा। सम्राट को समझ में नहीं आया कि सृष्टि ने जाने अनजाने अपने प्यार का इजहार कर दिया है। सम्राट तो बस सृष्टि का रोना ही सुन रहा था, उसने नोटिस ही नहीं किया कि सृष्टि ने रोते हुए उसे क्या कहा। सम्राट तो बस सृष्टि को अपने सीने से लगाए चुप कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सृष्टि के आंसू तो जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सम्राट ने सृष्टि का चेहरा थोड़ा सा ऊपर किया और उसके माथे को चूम लिया। सृष्टि का रोना कम हो गया। सम्राट ने फिर सृष्टि की एक आंख पर किस कर दिया। सृष्टि ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। सम्राट ने फिर सृष्टि की दूसरी आंख पर भी किस कर दिया। सृष्टि का रोना बंद हो गया और सम्राट भी उसे अब अपना प्यार महसूस करवा रहा था। सम्राट ने अपना माथा सृष्टि के माथे से लगाकर कहा, अंडरस्को सृष्टि तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। सम्राट ने फिर सृष्टि के होठों पर अपने होंठ रख दिए और अपने प्यार की छाप छोड़ने लगा। सम्राट और सृष्टि दोनों ही एक दूसरे में खो से गए थे। सम्राट धीरे धीरे सृष्टि के ऊपर झुकने लगा और तभी सम्राट के कमरे के गेट का दरवाजा किसी ने खटखटाया। सम्राट और सृष्टि दोनों एक दूसरे से दूर हुए। सम्राट जल्दी से खड़ा होकर गेट के पास गया तो वहां विनोद खड़ा था। विनोद को देखकर सम्राट ने कहा, अंडरस्को क्या हुआ? इस पर विनोद ने कहा, अंडरस्को छोटे मालिक बड़ी मालकिन ने खाने पर बुलाया है। सम्राट ने कहा, अंडरस्को ठीक है तुम जाओ हम आते हैं। सम्राट वापस से सृष्टि के पास आया तो सृष्टि सम्राट की तरफ नहीं देख रही थी। सम्राट के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। सम्राट ने सृष्टि को गोद में उठा लिया और बाथरूम की तरफ ले जाते हुए बोला, अंडरस्को चलो थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ, फिर डिनर करने नीचे चलते हैं। सृष्टि भी सम्राट के सीने में अपना सिर छुपाए हुए मुस्कुरा रही थी। सम्राट सृष्टि की दूरी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। सम्राट ने सृष्टि को बाथरूम में खड़ा किया और उसके माथे को चूमकर कहा, अंडरस्को चलो अब अपना हुलिया ठीक कर लो, मैं बाहर वेट करता हूँ, फिर साथ में नीचे चलते हैं। सृष्टि ने हाँ में गर्दन हिला दी और सम्राट बाथरूम से बाहर आ गया। सृष्टि ने खुद को मिरर में देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। सृष्टि ने खुद से कहा, अंडरस्को यकीन नहीं आता डॉक्टर जी मुझे इतने प्यार से संभालते हैं। सृष्टि खुद में ही खुश हो रही थी। तभी उसके कानों में सम्राट की आवाज आए, अंडरस्को अब ज्यादा देर मत लगाना क्योंकि मुझे भी फ्रेश होना है। सृष्टि ने जल्दी से अपना चेहरा धोया और फिर बाथरूम से बाहर आ गई। सम्राट ने फिर से झुककर सृष्टि के माथे को चूम लिया और बाथरूम में चला गया। सृष्टि का मुरझाया हुआ चेहरा फिर से खिल गया। तभी उसकी नजर अभिमन्यु पर पड़ी, जो गेट के पास खड़ा हुआ सृष्टि के मुस्कुराए हुए चेहरे को देख रहा था। अभिमन्यु को ऐसे देखकर सृष्टि शर्मा गई। क्या सम्राट और सृष्टि के प्यार की शुरुआत हो गई? क्यों आया है अभिमन्यु सृष्टि के कमरे में? क्या होगा जब अवंतिका अभिमन्यु से चंडालिका के बारे में सवाल करेगी?